नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है काला बुर्का। दोस्तों, मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन हर रविवार को वह एक काला बुर्का पहन लेती और पूरे दिन मुझसे अपना चेहरा छिपाकर रखती थी। वह कहती कि आज के दिन आप मुझे देख नहीं सकते और न ही मेरे पास आ सकते हो, मेरी एक मन्नत है। मैं उसका सम्मान करता था, इसलिए कभी कुछ नहीं पूछा था। लेकिन एक दिन मैं बहुत परेशान हो गया था और मैंने उसकी बातों का लिहाज नहीं किया। वह मुझे बार बार रोकती रही, लेकिन मैंने जबरन उसका नकाब हटा दिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि वह मेरी पत्नी नहीं थी, बल्कि वह तो मेरी सगी बहन थी। दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल दहल उठेगा आपका इस कहानी को सुनकर। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरी उम्र 34 साल हो गई थी और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं लड़की में कोई ना कोई नुक्स निकाल देता था। मेरी माँ भी परेशान थी। मेरी माँ तो मुझे यह भी कह देती थी कि खुद कौन से शहर का शहजादा है जो ऐसे लड़कियों में नुक्स निकाल रहा है। शुरू में तो ऐसा था कि जब मैं किसी लड़की में कोई कमी निकालता तो मेरी माँ भी कहती थी कि हाँ भाई, मनोज को देखना अच्छा है, अगर उसे लड़की पसंद नहीं आ रही तो उसकी मर्जी। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी और मैंने हमेशा ही रिश्तों को ठुकराने का काम पकड़ कर रखा है, तो मेरी माँ भी मुझसे थक गई और अब वो भी मुझे कहने लगी कि तू खुद अपने आप को देख और उसके बाद किसी को रिजेक्ट कर। उम्र तेरी निकलती जा रही है, जो मिलती है चुपचाप से शादी कर ले। लेकिन मैं कहता था कि मुझे एक शहजादी ही चाहिए। मैंने इतना इंतजार इसलिए नहीं किया था कि बिना फिर मैं किसी भी लड़की से यह सोचकर शादी कर लूं कि बस जो मिल रही है चुपचाप इसी से शादी कर लो। अब तक मैंने इतना इंतजार किया था तो बदले में मुझे कुछ तो मिलना चाहिए था। लोग तो कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है। जब मैं कहता था कि मुझे किसी शहजादी से शादी करनी है तो मेरी माँ कहती थी कि आजकल शहजादियों के जमाने नहीं है। पर मैं कहता था कि मुझे तो कोई परी जैसी लड़की चाहिए जिसे मैं अपने दिल की शहजादी बनाकर रखूंगा। फिर माँ सिर पकड़कर बैठ जाती थी, कहती थी कि आजकल शहजादियाँ नहीं मिलती हैं, सब कुछ धोखा है, रंग रूप नकली बनाए होते हैं और आजकल की लड़कियों के दिमाग भी खराब हैं। तेरी माँ मर जाएगी तो फिर तेरी शादी करवाने वाला भी कोई नहीं होगा और मैं भी अपने पोते पोतियाँ को देखे बिना ही इस दुनिया से निकल जाऊंगी। लेकिन इसको इसकी क्या परवाह, इसको तो बस हसीना चाहिए। पता नहीं कहां से पैदा होगी ऐसी हसीना और इसको मिलेगी। मेरी कपड़े की दुकान थी, मैं वहां पर बैठता था, सारा दिन बाजार में औरतों को देखता रहता था। दिल ही दिल में उन पर डिबेट करता रहता था कि ये बहुत प्यारी है लेकिन थोड़ी मोटी है, ये भी अच्छी है लेकिन इसका रंग काला है। बस इसी से मैं हुस्न परस्त हो गया। दोस्तों, लेकिन ये बात भी सच थी कि मेरी उम्र निकलती जा रही थी। एक दिन मेरी माँ के पास रिश्ते करवाने वाली औरत आई और उसने कहा कि लड़की है बहुत ही प्यारी, तेरा बेटा देखते ही इनकार न कर सकेगा, लेकिन अगर ये रिश्ता हो गया तो मुझे भी खुश करना पड़ेगा और लड़की वाले दहेज नहीं दे सकते। मेरी माँ ने कहा कि तू मेरे बेटे की शादी करवा दे, जो कहेगी वो लेकर दे दूंगी और अब तो मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। यह मेरी वही माँ थी जो जहाँ जाती थी पहले दहेज की बात करती थी कि आप हमारे बेटे को क्या देंगे, लेकिन अब कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब था? क्या 34 साल का होना इतना बड़ा गुनाह था या फिर मेरी माँ तंग आ गई थी? फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। शायद मेरी माँ को पोते पोतियाँ देखने का शौक है, इसलिए वह जल्दी जल्दी में ऐसी बातें कह रही है। बस ऐसी लड़की मिल जाए जो उसे पसंद आए ताकि उसकी शादी हो जाए और मेरी अकेली जिम्मेदारी पूरी हो जाए। जमाने वाले तो यही बातें कर रहे हैं कि मैं अपने बेटे की खुद शादी नहीं करवा रही। उनको क्या पता कि इन जनाब की कितनी ऊंची सोच है। लेकिन इस दफा लड़की वाकई इतनी हसीन थी कि मैं तस्वीर देखकर ही हैरान और परेशान रह गया और सोचने लगा कि अब तक इस लड़की का कहीं और रिश्ता क्यों नहीं हुआ। कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा कि चुप कर जा, अब तो कोई बात की तो मुझे ये बता के पसंद है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दो। मैंने कहा कि हाँ, लड़की तो पसंद है। मेरी माँ ने मेरे हाथ से तस्वीर खींच ली और कहा कि बस अब तेरी शादी इसी से करवा के रहूंगी।
और अगर इसके बाद तूने कोई बात की या कोई नुक्स निकाला तो मेरा थप्पड़ होगा और तेरा मुंह होगा। अब मैं माँ से डर भी गया और मैंने कहा कि ठीक है। उस लड़की का नाम राधा था, नाम भी हसीन था। हम लोगों को दहेज नहीं चाहिए था, वो दहेज दे भी नहीं सकते थे। मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी मेरी शादी करवा दी जाए और मेरी शादी हो गई। वो लड़की मेरे पास आ गई, मेरे कमरे में बैठी थी। उसे देखकर दिल में 1-1 किलो के लड्डू फूट रहे थे। बता नहीं सकता कि किस कदर खुश था। वैसे तो शादी की रात हर लड़का ही बहुत खुश होता है, लेकिन मेरी खुशी तो देखने लायक थी। दोस्तों, मेरी माँ बाहर बैठी औरतों से कह रही थी कि ये मेरा बेटा गया कमरे में, अब जो बाहर निकलेगा वो मेरा बेटा नहीं होगा बल्कि उसकी पत्नी का पति होगा, इसका गुलाम होगा। इसकी तो शादी नहीं करवानी चाहिए, जो शादी से पहले ही पत्नी के लिए मरा जा रहा है। इसको कोई बूढ़ी और बदसूरत भी मिल जाती तो ये उसके भी वारी सड़के जाता। ये मेरे भाइयों पर चला गया है, वो भी जोरू के गुलाम है। अपने बाप पर जाता तो ऐसा न होता। उसके बाप ने तो सारी जिंदगी मुझे जूतों की नोक पर रखा। खैर, मैं अपनी माँ की इन आवाजों में अपनी पत्नी को देख रहा था जो बहुत ही हसीन थी। जिंदगी में पहली बार मैं इतना खुश हो गया और इसी से वादा कर लिया कि मैं उसे हनीमून पर ले जाऊंगा, जबकि हमारे खानदान में आज तक कोई हनीमून पर नहीं गया था। सुबह अपनी माँ को जब कहा कि हनीमून पर जाना है तो हनीमून का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, कहा कि अपनी पत्नी को सैर करवाने लेके जा रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा कि मुझे पता था तू यही करेगा, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। मेरा एक छोटा भाई भी था जो शहर में पढ़ाई करता था, उसके हॉस्टल के खर्चे भी थे और हमारे घर का किराया भी, और अभी अभी शादी हुई थी। ना करते भी शादी पर काफी खर्चा आ गया था। इस पर मेरा ये सफर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन मैं अपनी पत्नी को किसी खूबसूरत इलाके में ले जाना चाहता था। मैं इस खानदान का पहला लड़का था जो पत्नी को हनीमून पर लेकर जा रहा था और मुझे ये सब करते हुए बहुत खुशी हो रही थी। ऐसा लगता था कि कोई रिकॉर्ड बना रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को घुमाने ले गया। प्लान मेरा 3 दिन का था, लेकिन मैं 1.5 हफ्ते के बाद वापस आया। इस बीच मेरी जेब में जो कुछ भी था वो सब कुछ लग गया। मैंने अपनी माँ से कहा था कि हम लोग 3 दिन में वापस आ जाएंगे। उसने कहा था कि बस 2 दिन में वापस आ जाना, लेकिन 1.5 हफ्ते का प्लान बन गया क्योंकि मेरा वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था। जो पैसे मैं साथ लेकर गया था वो तो खत्म हो गए। अपने दोस्तों को वहाँ से फोन करता रहा कि मुझे कुछ पैसे भेज दो, मैं हनीमून पर आया हूँ। मेरे वह दोस्त ऐसे थे कि खुद भी बेचारे हनीमून पर नहीं जा सके थे, इसलिए खुशी खुशी मुझे पैसे भेज दिए कि चलो हमारा कोई दोस्त तो जिंदगी के मजे लूट रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने वह पैसे मुझे बस दे दिए तो वापस नहीं लेने थे, उधार दिए थे और वापस आएगा तो हमारे पैसे भी वापस करने होंगे और सारी कहानी भी सुनानी होगी कि कहाँ कहाँ शहर की क्या क्या किया। मैं जिंदगी भर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद बच्चे पैदा हो जाएंगे तो फिर घूमने कौन जाता है, बस फिर टाइम पर और दूध की बोतल ही हाथ में आ जाती है। गरीब और मिडिल क्लास लोगों का एक मतलब होता है कि जब वे अपनी औकात से बाहर पैर रखते हैं तो फिर 2-3 महीने तक उन्हें अच्छी तरह बिनियों का भी याद आती है, क्योंकि उनका हाथ तंग हो जाता है। एक बड़ा खर्चा करने की वजह से उनके 7-8 महीने तंगी में गुजर जाते हैं। वापस आया तो घर में बिजली, गैस के बिल, किराया सब मुंह खोले बैठे थे। अभी घर पहुंच ही गया था कि माँ ने कहा कि जाकर दुकान पर बैठो, वहीं से कुछ मिलेगा। दुकान पर चला तो गया लेकिन दिल नहीं लगता था। 2 मिनट बाद फिर से वापस आ जाता था। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि दुकान से लोग घर आने लगे और आकर बताने लगे कि दुकान पे कोई है तो उसे भेज दो, खरीदारी करनी है। मेरे कुछ पक्के ग्राहक थे जिनको मैंने बड़ी मेहनत से ग्राहक बनाया था। दोस्तों, मुझे औरतों की नब्ज पकड़ना अच्छी तरह आता था। जब वो मेरे पास आती तो उनको इस तरह से डील करता था कि वो मेरी गुलाम हो जाती। कभी मैं उनकी तारीफ करता और कभी जो चीज मैं बेचनी होती उसकी इतनी तारीफ करता कि वो लेने पर मजबूर हो जाती। इसी तरह झूठ, दिखावे और मेहनत से मैंने अपने कुछ पक्के ग्राहक बनाए थे जो मेरे अलावा कहीं नहीं जाते थे और वो वाकई बहुत ज्यादा शॉपिंग करते थे। लेकिन अब जब मैं दुकान पर न मिलता तो वो घर आकर पता करते कि मैं कहाँ हूँ, या दुकान पर जो लड़का रखा हुआ था उसे घर भेज देते कि जाकर मनोज को बुला कर लाओ। उनको कहो कि आकर हमें कपड़े दिखाएं क्योंकि हमने उनसे ही कपड़े लेने हैं। लेकिन मैं अपनी पत्नी का ऐसा दीवाना हुआ कि बुलाने पर भी नहीं जाता।
वो लोग दुकान से वापस पलट जाते। फिर ग्राहक तो वैसे ही एक मूडी किस्म की आदमी होते हैं, उनको गुस्सा जल्दी आता है तो वो दोबारा मेरी दुकान पर आते ही नहीं। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अब घर कर्जा पर चल रहा था। कभी किसी से 1000 पकड़ा, कभी 2000, यहाँ तक कि मेरी पत्नी को सलामी पड़ी थी, वो भी उसने घर में दे दी। उसकी यही अदा तो मुझे और भी अच्छी लगी। वो कुछ भी करती मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब मुझे उसकी आंखों में कड़े बेजारी नजर आने लगी थी। जब मैं पूरा दिन घर ही बैठा रहता और सुबह 12 बजे के बाद घर से निकलता तो वो मुझे कहती कि आप मेरा दिन लंबा करवा देते हैं, मुझे घर के भी काम होते हैं। अगर मैं 12 बजे कमरे से निकलूं तो फिर काम कब होंगे। अगर मैं अपनी पत्नी के रवैया की बात करूं तो उसका रवैया बिल्कुल नॉर्मल सा था। वह न तो मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी और न ही परेशान, बिल्कुल वैसे ही थी जैसे अरेंज मैरिज में लड़कियां होती हैं। जो कहता था मन लेती थी, लेकिन अपने दिल की बात मुझसे नहीं करती थी। कभी गुस्सा नहीं करती थी और हमेशा हंसती रहती थी, लेकिन अपने दिल की कोई बात नहीं बताती थी और जरूरत से ज्यादा ही शर्माती थी। मैं चाहता था कि मुझसे इतना न शर्मा, दोस्तों की तरह रहे, पर ऐसा नहीं था। पर यह बात भी सच थी कि अगर मुझे यह कहीं बाहर मिलती और मुझे मोहब्बत करके मेहनत करके गिफ्ट वगैरह देती, इसको पटाना पड़ता तो मैं कभी भी इसको हासिल नहीं कर सकता। यह तो भला हो अरेंज मैरिज का, मुझे इस जैसी खूबसूरत लड़की मिल गई, वरना यह बिल्कुल भी होने वाला नहीं था। अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वह मुझे पसंद नहीं करती है, बस मुझे अपना पति समझती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पति को पति ही तो समझते हैं, हमेशा पति ही रहता है। लेकिन कुछ लड़कियां अपने पति से मोहब्बत करती हैं और कुछ लड़कियां सिर्फ अपना फर्ज और जिम्मेदारी पूरी करती हैं। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी पत्नी बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है, लेकिन मुझसे प्रेम नहीं करती। अगर मैं इस तरह से होता तो मेरा भी रवैया बदला हुआ होता, मैं भी उसके साथ इस तरह से नहीं रहता। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा था, मुझे उससे प्रेम हो गया था। मैं उसके लिए अपना सब कुछ खराब कर रहा था, यहाँ तक कि बिजनेस भी उसके लिए गिफ्ट लेकर आता था। जो कहती थी मान लेता था। उसको यह समझ क्यों नहीं आती थी कि यह वक्त हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त है, और अगर मैं दुकान चला जाऊंगा तो फिर यह सब कुछ हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जाकर सबकी जिंदगी एक जैसी ही हो जाती है दोस्तों। लेकिन आजकल उसने नया सुर पकड़ लिया था। कहती थी कि आप सुबह जल्दी कमरे से निकल जाया करो, सुबह सुबह उठकर दुकान पर जाया करो, घर से जल्दी निकला करो। अगर घर से नहीं निकलना तो कमरे से निकल जाया करो। मुझे बहुत काम होते हैं, मैंने काम करने होते हैं। अगर मैं 12 बजे बाहर निकलती हूँ तो फिर मेरे पास तो सिर्फ 10 घंटे का दिन होता है, और मैं 10 घंटे का दिन नहीं जीना चाहती। कहते हैं कि एक आम इंसान जिसकी उम्र 60 साल तक पहुँच जाए तो वह अपनी जिंदगी के 25 साल सो के गुजरता है। मेरी पत्नी कहती थी कि अगर आप इस तरह से मेरे साथ जिंदगी गुजारेंगे तो फिर मेरी जिंदगी तो आधी हो जाएगी। मैं अपनी आधी जिंदगी क्यों जिया करूं? मेरी पत्नी को एक और परेशानी भी था कि उसे एक्टिंग करना या प्यार मोहब्बत की बातें करना नहीं आता था। उसके दिल में जो होता था वह बोल देती थी। जब मैं उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखता और कहता कि आज मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, तो कहती कि लगता है आपका ज्यादा हो गया है, आपने नमक वाली चीजें ज्यादा खाई थी, या फिर कह दी कि आप वॉक नहीं करते हैं। मैं अपना सिर ही पकड़ लेता था कि क्या यह मेरे साथ मजाक कर रही है, क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे मजाक कर रही है। शुरू में तो मुझे यही लगता था, लेकिन उसे वक्त वह मुझसे इतना शर्माती थी कि मजाक नहीं कर सकती थी। पर अब उसके साथ रहकर पता चला कि वह थी ही ऐसी, मजाक नहीं था। मैं आपसे कुछ नहीं कहती, पर मुझे तो बातें सुनाई आती है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि कौन मेरी प्यारी पत्नी को बातें सुनाता है, जो भी तुम्हें कुछ कहे तो मुझे बता दो। मेरी पत्नी ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा कि घर में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। कभी सास बहू को कुछ कह देती है तो कभी नंद भाभी को, कभी कभी बहू भी किसी बात का जवाब दे देती है। यह तो घर की रूटीन होती है। मैंने कहा तुम कितनी अच्छी हो और पत्नी के पास ही बैठ गया, लेकिन अब वो मुझसे तंग आने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी शिकायतें झगड़ों में बदलने लगी, लेकिन मुझे फिर भी होश नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि मेरी माँ ने कमरे को ताला लगा दिया। यह देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। मेरी माँ ने कहा कि दिन भर तुम्हारे कमरे को ताला लगा रहेगा।
अगर मेरी बहू को कोई चीज चाहिए होगी कमरे से तो मैं उसे चाबी दे दूंगी, लेकिन तुम्हें इस कमरे में आने की इजाजत सिर्फ रात को ही मिलेगी। मेरी माँ जाने क्या कर रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने कमरे की नकली चाबी बनवा ली और मेरी माँ का यह प्लान भी नाकाम हो गया। मेरी माँ ने यह प्लान बड़ा सोच समझ कर बनाया था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि हमारे पास हर चीज का हल होता है और मैंने भी हल निकाल लिया था। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि तुम मेरी टीम में हो या मेरी माँ की टीम में, इसलिए जो मैं कहूँगा तुमने वह बात माननी है। एक जगह उसने कहा कि नहीं मैं तो माँ की बात मानूंगी, तो मैंने भी उससे झगड़ा कर लिया था। उस दिन वह काफी डर गई थी। उसके बारे में कुछ भी न बोली, न मेरी साइड लेती थी न माँ की, बस चुप रहती थी। दोस्तों, लेकिन एक दिन मैं घर आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान हुआ। मेरी पत्नी नकाब में बैठी थी। मैंने उसे कहा कि यह क्यों पहना है, कहीं जाना है, लेकिन वह जाते हुए भी नकाब नहीं पहनती थी। कहने लगी कि मैंने एक मन्नत मांगी है, आज से हर रविवार के दिन सुबह से रात तक मैं नकाब पहन के रखूंगी। आप मुझे छू भी नहीं सकते, न मेरी शक्ल देख सकते हैं और मुझसे बात भी नहीं कर सकते। मैं कमरे का दरवाजा बंद करके अपनी पत्नी के कदमों में बैठ गया कि मुझ पर यह जुल्म न करो, वह भी हर हफ्ते तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो कहने लगी कि मैंने मन्नत मांगी है ताकि आपका काम अच्छा चले। यह बात तो सच है, मेरा काम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और मैंने खुद ही किया था। दुकान का मतलब यही होता है कि इंसान को दुकान पर वक्त देना होता है, और अगर मैं घर पर बैठा रहूंगा और दुकान से ग्राहक वापस जाते रहेंगे तो काम तो खराब होना था। मैंने उसे कहा था कि कहाँ अच्छा नहीं जा रहा, पैसे खत्म हो रहे हैं और कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, शायद इसीलिए परेशान होकर उसने यह मन्नत मानी थी। गलती मेरी थी, मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था। इसलिए मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी बात मानो, ऐसी हरकतें मत करो। तो कहने लगी कि पति की गुलामी भी एक हद तक होती है, अगर वह किसी सही बात से मना करे तो फिर पति की बात नहीं मानते। यह हमारा समाज कहता है, और मैंने अगर यह मन्नत मांगी है तो आपके लिए ही इस पर अमल करूंगी। अब मेरी पत्नी हर रविवार के दिन सुबह 4 बजे के बाद नकाब पहन लेती थी और अगले दिन तक नकाब पहन कर रखती थी, जब तक कि पूरा दिन पूरा न हो जाता। मैं अपनी पत्नी की इस हरकत से तंग आ गया था। उसने कई दफा मन्नतें की, उसे कहा कि जो कहोगी वो करूँगा, सैर कराने ले जाऊंगा, शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, सारे घर के काम मैं कर लूंगा, रात को तुम्हारी टांगे दबा कर सो जाऊंगा। दिन भी जाया हो जाते थे और फिर आगे छुट्टी होती थी। इस तरह की हरकतें मत करो। यह क्या बैठे बैठे तुमने मन्नत मानी। मैं तो अपनी माँ से भी लड़ पड़ था कि जरूर आपने मेरी पत्नी को यह पट्टी पढ़ाई होगी, वह तो ऐसे खानदान से नहीं है जो मन्नतों पर यकीन रखते हैं, यह जरूर आपकी वजह से ही हुआ होगा। अपनी पत्नी के हाथों तंग आकर मैंने एक दिन उसका नकाब छुपा दिया और रात को सुकून से सो गया। लेकिन जब सुबह उठा तो वह फिर से नकाब पहन रही थी। जाहिर है घर इसका था, उसे पता था कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। अब न सिर्फ नकाब पहनती थी, बल्कि पूरा दिन मुझसे बात भी नहीं करती थी, मुझसे दूरी बना करके रखती थी। देखा जाए तो अगर हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा करती थी तो मुझे इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बात ऐसी थी कि मुझे मेरी पत्नी की आदत हो गई थी और उसकी हरकत को मैंने अपनी जिद बना लिया था, और जिस दिन भी वह यह सब कुछ करती थी उसी दिन मुझे उसकी ज्यादा याद आती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि आज वह मेरे हाथ में ही आने वाली है, इसलिए मैं उसी के बारे में सोचता रहता था। दोस्तों, मेरी माँ ने तो सीधा कह दिया कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तुम्हारी पत्नी को खुद ही भगवान ने अक्ल दे दी, बहुत अच्छा कर रही है वह। हम तो तुम्हें समझा नहीं सके, संभाल नहीं सके, लेकिन यह तो उसी का काम है, पत्नियां ही तो पति को ठीक करती हैं। अच्छा हुआ तेरे साथ यह सब कुछ कर रही है। मैं तुमसे कहती हूँ कि अपनी मन्नत ऐसी मन्नतें मानी कि हफ्ते में 1 दिन नहीं 7 दिन तक यही सब कुछ करती और मेरे सामने ही जा रही थी नकाब लेकर। तो मैंने पूछा क्या करना है, तो उसने कहा कि कोई काम है तभी नकाब लेने जा रही हूँ मन्नत जी, लेकिन आप बहुत खुश हो जाएंगे और इसके बाद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। मुझे क्या पता था कि उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है। तेरे साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। इस बात के बारे में मेरी माँ को भी पता था कि वह पूरा दिन नकाब पहन के घर के काम भी किया करती थी। वह दिल ही दिल में हंस रही थी कि तुम्हारा इलाज मुझसे न हुआ, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे कमरे को ताला भी लगा दिया, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा सही इलाज निकाला है।
मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आने लगा और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ यह सब नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम पर मेरा हक है। तो मेरी पत्नी ने कहा कि मैं जो कर रही हूँ वो आपके फायदे के लिए ही कर रही हूँ। मुझे इसकी बात समझ नहीं आई क्योंकि इसमें ऐसा मेरा कौन सा जाहिरी फायदा था। बस दुआ कर रही थी कि मेरा काम अच्छा हो जाए। उसकी दुआ ने कौन सा कबूल हो जाना था। ये भी तो हो सकता है कि उसकी दुआ कबूल ही न होती और वो बिला वजह ही मुझे तंग कर रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपनी पत्नी के साथ इतने अच्छे तरीके से रहूंगा। फिर भी मेरी पत्नी मेरी माँ के साथ मिल जाएगी। मैंने अपनी पत्नी से प्यार से भी बात कर ली, उसकी मन्नतें भी करके देख ली, यहाँ तक कि मैंने उसके पाँव भी पकड़े, लेकिन वो इस बात से हट नहीं रही थी। और अब उसने हफ्ते में 2 से 3 दिन तक यह काम करना शुरू कर दिया। वो हर दूसरे दिन नकाब पहनकर खड़ी हो जाती और कहती कि आज मेरी मन्नत है, मैं आपके पास नहीं आ सकती। दोनों खुश न रहे। मेरी माँ ने कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं भला क्यों ऐसा चाहूंगी। मैंने तेरी शादी खुशी से करवाई थी कि तू खुश रहे। घर में अच्छा खासा तमाशा बन गया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मुझे मेरी पत्नी भी नाराज हो गई और मेरी माँ भी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। अगले दिन काम पर चला गया, पूरा दिन दुकान पर बैठा रहा और रात को हजारों रुपए लेकर वापस आया, क्योंकि जब दिल में और कोई बात नहीं थी तो व्यापार को ही वक्त दिया। मेरी पत्नी और माँ 4 दिन से नाराज थी। दोस्तों, उसने मुझसे बात तक नहीं की। और मोहब्बत में जब कोई किसी से नाराज होता है तो उसकी तरफ और भी खींचता चला जाता है। एक दिन मेरी माँ घर से चली गई। हमारे खानदान में किसी की मौत हो गई थी। मैंने कहा, मेरी पत्नी नहीं जाएगी, वैसे भी अभी शादी हुई थी और नई दुल्हन को ऐसे घर में नहीं भेजते। हमारे खानदान का रिवाज था। मेरी पत्नी घर में अकेली थी, लेकिन आज भी उसने नकाब जरूर पहन रखा था और वो अपने काम में लगी थी। मैं भी घर आ गया क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। कमरे में बैठकर फोन पर मसरूफ था, लेकिन अचानक से बारिश का मौसम बन गया। बहुत सुहाना मौसम बन गया। मैं फोन पर उन दिनों की तस्वीरें देख रहा था जब मैं अपनी पत्नी को हनीमून पर ले गया था। हमने कितनी प्यारी यादें बनाई थी और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा था, और वहाँ हम कितने खुश लग रहे थे। उन सेल्फीज को देखकर मुझे वो दिन याद आ गए। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा। अभी तो मैं उसका चेहरा भी नहीं देख सकता था, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि अपनी पत्नी को समझाकर यह रुकावट खत्म कर दूंगा। जब मन्नत टूट जाएगी तो फिर यह सब नहीं करेगी। वैसे भी घर में कोई नहीं था और यह मेरी अपनी पत्नी थी, इस पर मेरा हक था। मुझे क्या करना है? मैंने सोच लिया था कि अगर मैं अपनी पत्नी का चेहरा देख लेता तो उसकी मन्नत टूट जाती। मेरी पत्नी ने मुझे कमरे में आकर देखा और फिर वापस पलट गई। मैंने कहा, कहाँ जा रही हो? तो कहने लगी, मुझे काम है। मैंने कहा, अपना काम खत्म करके आओ, मुझे कोई जरूरी बात करनी है। उसने कहा, कुछ वक्त तक आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, ओके, मैं आधे घंटे तक आता हूँ। वो इतनी हसीन थी, खूबसूरत थी कि मर्द के दिल में भी हसरत जगा सकती थी, और आज तो मौसम भी ऐसा दिलनशी था। मैंने सोच लिया था कि इसकी मन्नत तो खत्म कर दूंगा। वैसे भी वो बदले में क्या कर लेगी? नाराज जरूर होगी, लेकिन उसे मना लूंगा। मुझे उसे मनाना आता था। थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने तो आ रही थी, लेकिन मेरे कमरे में नहीं आ रही थी। मैं ही उठकर बाहर आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने कहा, आप मेरे साथ बात भी नहीं कर सकते, आपको पता है। मैंने कहा, छोड़ो इस नाराजगी को, हम दोनों एक दूसरे के हम सफर हैं। हमें दुनिया वालों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी मोहब्बत बेलगम है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत प्यारी लगती हो। मैं उसकी तारीफ कर रहा था ताकि वो भी मेरी तरफ आगे बढ़े, लेकिन वो मुसलसल अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। यह सब क्या तमाशा है? क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? मैं अपनी पत्नी को आवाज देने लगा, क्योंकि जो सामने खड़ी थी वो मेरी पत्नी नहीं थी, वो तो कोई और थी। मैं अभी तक संभल नहीं पा रहा था। दोस्तों, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मेरे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि कभी मुस्कुराना नहीं पाऊंगा। उसने पत्नी को बुलाया, हाँ आओ। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी घर में आई और मेरी माँ भी। वो सब मुझे देखकर हंस रहे थे। जो नकाब पहन के सामने खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई था। लेकिन ये कैसे हो सकता था कि मुझे पता ही नहीं चला। 2 मिनट पहले मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था जब उसने कहा कि मैं काम खत्म करके आती हूँ। मेरा भाई यहाँ पर नहीं था। उसने कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ।
लेकिन थोड़ी देर पहले उसने मुझे बताया कि मैं आकर नकाब पहनूं। मेरा भाई भी बुरी तरह हंस रहा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो हॉस्टल से कब आया। मैंने गुस्से से चीख कर कहना शुरू कर दिया, तुम लोगों को शर्म नहीं आती मेरे साथ ये सब करते हुए? मैं तुम लोगों के लिए कितने सालों से हलकान हो रहा हूँ। तुम लोगों के लिए रोजगार कमाता हूँ और तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक किया। मैंने अपनी पत्नी को भी डांटा, मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हारी ये हरकत कभी नहीं भूलूंगा, कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम मेरी माँ की गुलाम बन गई हो। लेकिन मेरी माँ आगे बढ़कर मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मारकर बोली, तुम जैसे मर्दों का यही इलाज होता है। मैंने कहा, क्या मतलब? क्यों तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया? इतना घटिया मजाक? मेरी माँ ने कहा, तुम जैसे मर्दों के लिए और हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें खुद से ज्यादा हसीन और कम उम्र की पत्नी मिल गई तो तुम पागल हो गए। दुकान पर जाना छोड़ दिया, काम को छोड़कर यहाँ बैठता था, यहाँ तक कि नौबत कर्जी पर आ गई थी। हमने लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया, लेकिन तुम अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आ रहे थे। फिर तुम जानते हो, ये आइडिया तुम्हारी पत्नी का था, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ करके देख चुके थे। उसने कहा, इस तरह से तुम्हारे सब्र की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर सब्र बिल्कुल भी नहीं था। ये पत्नी तुम्हारी एक दिन तुम्हारी कामयाबी की वजह बनेगी, क्योंकि ये बहुत समझदार है। ये चाहती तो हम सबको कह सकती थी कि पति पत्नी का मामला है, आप लोग कौन हैं हमें ये सब कहने वाले। लेकिन ये जानती है कि तुम लोगों के साथ हमारी भी जिंदगी जुड़ी है। अगर तुम घर पर बैठोगे, कुछ नहीं करोगे, तो फिर घर कैसे चलेगा? जिंदगी में मोहब्बत और व्यापार को एक साथ लेकर चलना चाहिए। तुम्हारे बाप हिदायत नहीं रहे, तुम्हारा भाई भी छोटा था। मैं तुमसे हर बात सीधी तरह नहीं कह सकती थी, इसीलिए ये तरीका आजमाया। और जो तुम्हारे हालात थे, फिर तुम खुद देखो कि तुम ठीक हो गए हो और फिर से आमदनी आना शुरू हो गई। दोस्तों, मेरी माँ ठीक कह रही थी, मैं वाकई में बहुत दीवाना हो गया था। यहाँ तक कि व्यापार भी छोड़ दिया। मोहब्बत के लिए घर बार छोड़ देना कोई अक्लमंदी नहीं होती। मैंने अपनी पत्नी से भी माफी मांगी ली और अपनी माँ से भी, और कहा कि आगे से इस तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग इस बात पर इतना हंसने लगे कि सारी रात हंसते रहे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।